गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रसार शिक्षा में प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। शिक्षण विधि का अर्थ है प्रसार कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए, उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए, उनके विकास कार्य में मदद करने के लिए शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। इन शिक्षण विधियों का प्रयोग करने से जब हम उनको जानकारी देते हैं, प्रसार शिक्षा का कार्य करते हैं, तो उनकी रुचि जागृत होती है, उनको प्रोत्साहन मिलता है और वो जो हम चीज़ बता रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, उनको जल्दी ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए प्रसार शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। एक्चुअल में प्रसार शिक्षा में संचार माध्यम या प्रसार विधियाँ जो हैं, वो एक औजार या उपकरण की तरह कार्य करती हैं। अगर यह सब नहीं हो, यानी प्रसार शिक्षण विधियाँ नहीं हो, तो प्रसार कार्य संभव नहीं होगा या प्रभावकारी नहीं होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रसार कार्यकर्ता के लिए प्रसार शिक्षण जो विधियाँ हैं उतनी ही आवश्यक होती हैं जैसे कोई एक मैकेनिक हो, उसके पास मशीन, रेंच, पेचकस, हथौड़ा आदि जो उसके उपकरण हैं, औजार हैं, उनके अभाव में वो कार्य नहीं कर पाता है। ठीक उसी तरह से एक प्रसार कार्यकर्ता भी प्रसार शिक्षण विधियों के अभाव में एक प्रभावी रूप से अपना शिक्षण का कार्य जो है वो ग्रामीणों तक नहीं पहुंचा सकता, उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन नहीं लेके आ सकता, उनके अंदर रुचि जागृत नहीं कर सकता, उनको प्रोत्साहित नहीं कर सकता। अतः प्रसार शिक्षण विधियाँ प्रसार कार्यकर्ता के लिए उपकरण का कार्य करती हैं। हम देखते हैं कि प्रसार कार्यकर्ता को जब प्रसार शिक्षण विधियों की समुचित जानकारी जब होती है, तो वो बहुत प्रभावी रूप से अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचा पाता है। अर्थात प्रसार शिक्षण विधियाँ वे साधन हैं जो प्रसार कार्यकर्ता तथा शिक्षार्थी के बीच एक अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देते हैं, जिससे प्रसार कार्यकर्ता तथा शिक्षार्थी के मध्य संचार संभव आसान हो जाता है, रुचिकर हो जाता है और संभव होता है। शिक्षण विधियाँ जो हैं वो शैक्षणिक तकनीक उपकरण हैं जिससे लोगों के बीच संपर्क स्थापित किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाती हैं उनके द्वारा जिससे कि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अच्छा संचार हो सके। जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो प्रसार शिक्षण के विभिन्न चरणों को ध्यान में रखता है। एक्चुअली में जब हम प्रसार कार्य करते हैं उस समय किस तरह से कार्य करना है एक प्रसार कार्यकर्ता को, कि उसका जो प्रोग्राम है, जो उसका कार्यक्रम है या उसकी जो जानकारी है वो रुचिकर हो सके, प्रभावी हो सके। इसके लिए एक AIDCASE करके एक बनाया है, जिसमें ए से संबंध है अटेंशन का, ध्यान आकर्षण का, कि जो प्रसार कार्य करता है एक ध्यान आकर्षण करता है, किसी भी जो भी चीज़ अपनी जानकारी दे रहा है उसके प्रति पहले ध्यान आकर्षण करता है। उसके बाद आई है इंटरेस्ट, रुचि, उसके अंतर्गत रुचि जागृत करता है। तीसरा डी है डिज़ायर, उनकी रुचि को पूरी इच्छा तक कि वो सीखने के लिए बिल्कुल इच्छित हों, उनके अंदर सीखने के लिए इच्छा उत्पन्न हो, इस लेवल तक पहुंचाता है। सी कन्विक्शन, समझाना या धारणा, मतलब वो उनके अंदर धारणा स्थापित करता है उस जो भी चीज़ जानकारी दे रहा है उसके प्रति। ए से है एक्शन, कि क्रिया करके सिखाना, जैसे लोगों से कार्य करवाना क्योंकि एक अडल्ट एजुकेशन है ये प्रसार कार्यकर्ता जो करता है, तो अडल्ट एजुकेशन के अंदर वो कोई भी चीज़ पहले स्वयं करके दिखाता है, उसके बाद उनको प्रोत्साहित करता है कि वे स्वयं भी पहले करें और फिर वो सीखें। उसके बाद आता है एस सेटिस्फैक्शन, कि उनको जब वो करके सीख जाएं, उनको उसका रिज़ल्ट अच्छा मिल जाए, क्योंकि अडल्ट एजुकेशन है तो परिणाम दिखेगा सामने, तभी वो उसके अंदर उसको अपनाएंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे। तो इसलिए संतुष्टि ज़रूरी है कि वो जब करके सीख लें तो उसके पश्चात परिणाम देख करके और वो संतुष्टि
का अनुभव करें। उसके बाद आता है ई एक्सटेंशन, और आगे भी वो दूसरे लोगों को उसका प्रसार करें। अतः हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि शिक्षण विधियाँ शैक्षणिक तकनीक तथा उपकरण या औजार हैं जिससे लोगों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संचार हो सके। उसके पश्चात आता है प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण। वैसे तो कई प्रकार से प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण किया गया है, उनके प्रकृति के आधार पर, कार्य के आधार पर, सीखने के उद्देश्य के आधार पर, जो नवाचार है, इनोवेशन जो है, उसके निर्णय प्रक्रिया के चरणों के आधार पर, प्रसार शिक्षण के चरणों के आधार पर। लेकिन जो एक बेस्ट जो है वो है शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर, या प्रसार कार्यकर्ता कितने लोगों से संपर्क कर रहा है, संपर्क विधियाँ हम इसको कह सकते हैं। प्रसार शिक्षण विधियाँ भी कह सकते हैं, हम इसको संपर्क विधियाँ भी कह सकते हैं। ये है संख्या के आधार पर। एक्चुअल में शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर जो है, इनको हम 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं: व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क और विराट जनसंपर्क। व्यक्तिगत संपर्क के अंतर आता है कि जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो इंडिविजुअल अलग अलग एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करता है, और वह घर पर जाकर भी कर सकता है, खेत पर कर सकता है, टेलीफोन वार्ता कर सकता है, उस कार्यालय जाकर के कर सकता है, व्यक्तिगत पत्र लिख करके कर सकता है, व्यक्तिगत मेल लिख करके कर सकता है। व्यक्तिगत संपर्क, इंडिविजुअल व्यक्ति को हम टच कर रहे हैं। उसके पश्चात आता है समूह संपर्क। समूह संपर्क में कई विधियां हैं। प्रदर्शन भी 2 प्रकार की होती हैं: विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन। खेतों पर भ्रमण करके कोई भी कोई एक अच्छा खेत है जहाँ पर हमने अपना डिमॉन्स्ट्रेशन प्रेजेंट करा है या अपना कार्य वहाँ पर किया है, तो दूसरे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, दूसरे किसानों को मोटिवेट करने के लिए हम कि उस खेत का भ्रमण उन किसानों को करवा सकते हैं, या कहीं और का हम टूर करवा सकते हैं, कहीं एग्जीबिशन लगी है कहीं बाहर, या कोई नया इनोवेशन हुआ है, वहाँ भ्रमण के लिए किसानों को या महिलाओं को या किसी को भी जिनके लिए हम प्रसार कार्य कर रहे हैं उनको लेकर के जाना कहलाता है भ्रमण। उसके बाद आती हैं वार्ताएं, सभाएं, जैसे डिस्कशन मीटिंग्स हैं, समूह वार्ता है, पैनल वार्ता है, फोरम है, ग्रुप डिस्कशंस हैं, ग्रुप इंटरव्यूज़ हैं, सम्मेलन है, कार्यशाला है, प्रशिक्षण है। ये सब कहलाते हैं समूह संपर्क, जिसके अंतर्गत 2 से अधिक व्यक्ति रहते हैं। 2 से अधिक व्यक्ति, और या बहुत बड़ा समूह भी नहीं होना चाहिए कि हम अपनी बात प्रत्येक व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। समूह जो आप जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार, यदि आप कोई चीज़ करके सिखाना चाह रहे हैं तो छोटा समूह होना चाहिए। यदि आप केवल एक अपनी बात लेक्चर के माध्यम से कह रहे हैं तो आप 50 का समूह ले सकते हैं। तो समूह भी किस प्रकार का होगा कि आप क्या समझा रहे हैं, क्या मैसेज आपको देना है, उसके अनुसार हम समूह की संख्या सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है तीसरा विराट जनसंपर्क। विराट जनसंपर्क का मतलब है कि हम एट ए टाइम हम बहुत सारे लोगों को अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तो हम उसके द्वारा हम कर सकते हैं जितने भी कम्युनिकेशंस के हमारे जो आज के माध्यम हैं, टीवी है, रेडियो है, फिल्म है, प्रोजेक्टर्स हैं, इंटरनेट है, सैटेलाइट है, ये तो है ही। इसके अलावा इसको भी हम 2 भागों में विभक्त कर देते हैं, एक यांत्रिक हो गया, एक छपे मतलब मास कॉन्टेक्ट, वो जो भी चीज़ हम छाप करके भेज रहे हैं वो है, जैसे अखबार है, पत्रिकाएं हैं, किताबें हैं, बुलेटिन्स हैं, पैम्फलेट्स हैं, परिपत्र हैं, सर्कुलर लेटर्स होते हैं, फ्लैश कार्ड्स होते हैं। इसके अलावा कोई भी शिविर का हम आयोजन कर रहे हैं, रेडियो है, टेलीविज़न, फिल्म, चार्ट, पोस्टर, मेला,
प्रोजेक्टर, इंटरनेट और सैटेलाइट, ये सब आते हैं मास कॉन्टेक्ट में। जब हम बहुत बड़े समूह को हम एक साथ टच कर रहे हैं, कि आप ये समझिए कि हम किसी पूरे एक शहर को या पूरे वर्ल्ड को एक साथ हम जब टच कर रहे हैं, तो इनके माध्यम से हम कर सकते हैं। तो ये था प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण। अब हम इसके लिए एक एक के बारे में हम पूरी जानकारी ग्रहण करेंगे कि व्यक्तिगत संपर्क क्या है, समूह संपर्क क्या है, विराट जनसंपर्क क्या है। तो हम प्रारंभ करते हैं व्यक्तिगत संपर्क से। व्यक्तिगत संपर्क विधियाँ, प्रसार शिक्षण में व्यक्तिगत संपर्क विधियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। व्यक्तिगत संपर्क विधियाँ, जब प्रसार कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के घर, खेत, कार्यस्थल पर जाकर मिलता है अथवा व्यक्तिगत पत्र या दूरभाष द्वारा संपर्क स्थापित करता है, तो उसे व्यक्तिगत संपर्क कहते हैं। इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कि लोगों से सहयोग प्राप्त करने हेतु, लोगों के बीच में अपनी रेपो बनाने हेतु, ग्रामीणों की रुचि, प्रमुख उनकी समस्याएं, उनके जो लोकल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु, उनकी समस्याओं का समाधान करने हेतु, ग्रामीणों को के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने, मतलब वो लोग, अगर हम इंडिविजुअल उन लोगों से कांटेक्ट करेंगे, उनको प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, तो जो भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसके बाद कई बार हम समूह संपर्क जब करते हैं उससे पहले हमें व्यक्तिगत संपर्क भी करना पड़ता है। तो क्योंकि जिससे कि हमारा वो जो कार्यक्रम है वो सफल हो सके, उसके अंदर अधिक से अधिक लोग आ सकें, तो लोगों को कार्यक्रम में आने के लिए प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए जो है उसमें भाग लेने के लिए भी हम व्यक्तिगत संपर्क करते हैं। उसके पश्चात लोगों से विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी हम व्यक्तिगत संपर्क करते हैं। लोगों से आत्मीय तथा मधुर संबंध बनाने के लिए भी, लोगों में छिपे हुए गुण, नेतृत्व क्षमता को जानने हेतु, कोई भी जब हम जो प्रसार कार्यकर्ता कार्य करता है, जब किसी गांव के अंदर स्थान पर, वहाँ पर एक लीडर का चुनाव करना ज़रूरी होता है लोगों के बीच अपनी मैसेज पहुंचाने के लिए। तो लीडर का चुनाव भी हम तभी कर सकते हैं जब हम एक एक व्यक्ति से व्यक्तिगत मिलेंगे, तो व्यक्तिगत संपर्क में हम लीडर का चुनाव भी करते हैं। इसके अलावा लोगों में वहाँ पर क्या गुण हैं, उनके अंदर क्या छिपे हुए गुण हैं, उनको बाहर निकालने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए, क्योंकि उनके बीच में कार्य करने के लिए उनको जानना ज़रूरी होता है। लोगों में छिपे हुए गुण, नेतृत्व क्षमता उनके लिए, उनकी जानने के लिए भी ज़रूरी है। तो या हम कोई भी आगे का कार्यक्रम कर रहे हैं या किसी गांव का विकास करना चाहते हैं, 1 साल के लिए सपोज़ हमने उसको अडॉप्ट कर लिया है, तो उस गांव के अंदर अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए, अपना वहाँ पे एक स्थान बनाने के लिए व्यक्तिगत संपर्क ज़रूरी है। इसके पश्चात आता है कि व्यक्तिगत संपर्क से एक जो प्रसार कार्य करता है या प्रसार शिक्षण के अंदर क्या क्या लाभ होते हैं। तो जब हम देखते हैं कि व्यक्तिगत संपर्क हम जब करते हैं, तो हम सबसे पहले तो जो वहाँ के गांव के लोग हैं उनकी समस्याओं, उनके क्रियाकलापों, उनके रीति रिवाजों के बारे में हम जानते हैं और हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उन सूचनाओं के आधार पर जब हम कोई भी कार्यक्रम उनके लिए आयोजन करते हैं, तो उसकी योजना बनाने में, उस कार्यक्रम का आधार बनाने में वो सब चीज़ें हमें मदद करती हैं कि ग्रामीणों की समस्याएं क्या हैं, उनके रिसोर्सेज क्या हैं, उनके क्रियाकलाप क्या हैं, उनके रीति रिवाज क्या हैं, उसके अनुरूप हम अपने कार्यक्रम की योजना बनाते हैं और उसके अनुरूप हम कार्यक्रम का आधार तैयार करते हैं। तो कार्यक्रम का आधार तैयार करने के लिए भी हम व्यक्तिगत संपर्क करते हैं। उसके पश्चात आता है अच्छे नेता का चयन करने में मदद मिलती है व्यक्तिगत संपर्क से। लोगों के साथ संबंध बनाने में मदद मिलती है, क्योंकि संबंध बनाना भी ज़रूरी है जहाँ हम कार्य कर रहे हैं। लोगों को प्रोत्साहन देने में भी मदद मिलती है। हम उनको प्रोत्साहित तभी कर पाएंगे जबकि हम उनके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा स्थानीय जो संसाधन लोकल क्या क्या हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम उनके लिए क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं, इनके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है।
प्रसार कार्यकर्ता के अंदर लोगों का विश्वास होना ज़रूरी है, तो वो भी बन जाता है व्यक्तिगत संपर्क में। लेकिन जब भी हम कोई भी हर चीज़ की लाभ भी होते हैं और सीमाएँ भी होती हैं, तो कुछ सीमाएँ भी हैं व्यक्तिगत संपर्क की कि सभी लोगों से व्यक्तिगत संपर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हम सबसे संपर्क स्थापित कर पाएँ, कुछ लोग छूट भी जाते हैं जिनके से कि हमने व्यक्तिगत संपर्क नहीं किया है। तो उस कंडीशन में जब हम कार्यक्रम आयोजन करते हैं, समूह को बुलाते हैं, तो उस समय वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम एक घर के अंदर जा रहे हैं, उसमें हम पड़ोसी को भी बुला लें। ऐसा नहीं या उनके बीच में दोनों के बीच में लड़ाई है तो उन दोनों के घर ज़रूर जाएं। तो थोड़ा सा हमें सबको कवर करना ज़रूरी हो जाता है। हालांकि इसकी कमी कि बहुत बड़ी भी है कि इसमें धन, समय, शक्ति, श्रम इन सब का अधिक व्यय होता है, क्योंकि हम एक व्यक्ति को ज़्यादा समय दे देंगे, दूसरे को कम देंगे, या एक के पास जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, या सबको कवर करने के लिए हमें रोज़ गांव जाना, धन का व्यय करना, समय का व्यय करना और साथ में श्रम अधिक करना, तो ये सब हमें करना पड़ता है। लेकिन ये होता है इस कंडीशन में कि जब हम प्रसार कार्य करते हैं तो हम किसी एक गांव को विकास के लिए अडॉप्ट कर लेते हैं, और फिर हम उसके अंदर कितना भी समय हम दे सकते हैं कि आज इसके पास चले गए हैं, आज उसके पास चले गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं यदि हम सबको कवर नहीं करते हैं तो। उसके पश्चात आता है प्रसार कार्यकर्ता को कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए कि मान लीजिए आपकी रेपो किसी से अच्छी बन गई, आपके संबंध किसी से अच्छे बन गए हैं, तो कार्यक्रम के दौरान आप पक्षपात करें, एक को अधिक लाभ पहुंचाएं, दूसरे को नहीं पहुंचाएं, ऐसा प्रसार कार्यकर्ता को नहीं करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट हैं जिसके द्वारा कि हम उनको ध्यान में यदि हम रखें तो व्यक्तिगत संपर्क, या जिसको हम प्रत्यक्ष संपर्क भी कह सकते हैं, उसको हम प्रभावी बना सकते हैं। जैसे सबसे बड़ी बात होती है कि हम एक अडल्ट से बात कर रहे होते हैं जब हम प्रसार कार्य कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम लोगों से बात करें उस समय उनकी रुचि, भाषा कि उनकी रुचि क्या है उस अनुसार बात करें। उनकी लोकल लैंग्वेज के अंदर, सरल भाषा के अंदर, सहज भाषा के अंदर, मृदु भाषा में हम उनसे बात करें। इसके अलावा समय का भी ध्यान रखें हम कि किसी एक व्यक्ति को अधिक समय नहीं दें। शिष्टाचार का ध्यान रखें कि हमसे बड़े हैं या नहीं भी हैं, तब भी एक अडल्ट तो हैं वो, तो उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखते हुए, प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए हमें बात उनसे करनी चाहिए, और एक मर्यादा में बात करनी चाहिए। हर बात उनसे नहीं करनी चाहिए, आपकी लिमिटेशंस होनी चाहिए कि आपको किससे बात क्या करनी है। वाणी का बहुत संभल करके उपयोग करना चाहिए, मृदु वाणी का प्रयोग करना चाहिए, उनकी आयु के अनुसार बात करनी चाहिए। इन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम व्यक्तिगत संपर्क करते हैं। तो इसके अलावा हमें जब हम व्यक्तिगत संपर्क करते हैं किसी व्यक्ति से, तो ऐसा नहीं है कि हम ही बोले जा रहे हैं, हमें अच्छा श्रोता बन करके भी जाना चाहिए एक प्रसार कार्यकर्ता को। उसका रीज़न ये है कि जब हम अच्छे श्रोता बनेंगे तभी हम उनको जान पाएंगे, तभी हम लीडर चुन पाएंगे, तभी हम उनकी समस्याओं के बारे में जान पाएंगे, उनकी आवश्यकताओं के बारे में जान पाएंगे। यदि केवल हम ही बोल के आ जाएंगे तो हमारी बात नहीं हो पाएगी अच्छी, और हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिनके लिए कि हमें कार्य करना है। तो व्यक्तिगत संपर्क में हमें अच्छा श्रोता बन कर के ही जाना चाहिए। उसके पश्चात सभी तरह के लोग होते हैं गाँव में, तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सहनशीलता के साथ साथ बात करनी चाहिए। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया है तो हमें उसका रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ग्रामीणों से हमें कोई वाद विवाद भी नहीं करना चाहिए, उनकी बात का विरोध नहीं करना चाहिए। और साथ में एक बात और है कि आपस में ग्रामीणों में भी कोई विवाद हो सकता है, जाति को लेकर के, किसी रिवाज को लेकर के, कुछ भी हो सकता है, अंधविश्वास को लेकर के। उन विवादों में हमें नहीं पड़ना चाहिए, उनसे बिल्कुल हमें अपने आप प्रसार कार्यकर्ता को अलग रखना चाहिए।
मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। वातावरण जो आपका, जहाँ पर आप कार्य कर रहे हो, वहाँ पे फ्रेंडली वातावरण होना चाहिए कि कोई भी आकर के आपकी बात आप एक से कह रहे हो लेकिन दूसरे भी सुन सकते हैं, तभी उनके अंदर रुचि जागृत हो पाएगी। तो ये जो था, आज हमने पढ़ा कि प्रसार शिक्षण की जो विधियाँ हैं वो क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, किस प्रकार से हमें प्रसार शिक्षण विधियों का चरण स्टेप्स जो हैं वो कैसे ध्यान में रखने चाहिए। प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण हमने देखा और हमने व्यक्तिगत संपर्क क्या है ये पढ़ा। इसके पश्चात जब हम देख रहे हैं कि व्यक्तिगत संपर्क के अंदर कई चीज़ें हैं, घर पर जा कर के, खेत पर जा कर के, टेलीफोन पर वार्ता करके, तो हम देखते हैं कि जो घर पर जा कर के जो वार्ता होती है वो हम एक गृहिणी से कर सकते हैं, किसी किसान से कर सकते हैं, एडोलेसेंट एज के बच्चों के साथ हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत संपर्क हम कर सकते हैं। व्यक्तिगत संपर्क की ये विधियाँ मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ। व्यक्तिगत संपर्क के अंदर सबसे पहले आ जाता है घर घर जा कर के। घर जा कर के हम जो गृहिणी हैं, एडोलेसेंट एज की गर्ल्स हैं, उनसे जा कर के हम संपर्क स्थापित कर सकते हैं, उनके घर पर, खेत पर। मतलब मैं आपको सारा ही बता रही हूँ, घर जाकर, खेत पर जाकर और कार्यस्थल पर जा कर के। तो कार्यस्थल उनका खेती है, खेत, गौशाला, कार्यस्थल। ग्रामीण स्त्रियों से हम कर सकते हैं, युवकों से कर सकते हैं, कृषकों से कर सकते हैं, मजदूरों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और उन्हें जानकारी दे सकते हैं, उनसे संबंधित समस्याओं के बारे में उनसे विस्तारपूर्वक चर्चा हो सकती है। वहाँ की, जैसे हम किसी खेत पर गए तो हम ये देख सकते हैं वहाँ की मिट्टी की प्रकृति क्या है, सिंचाई सुविधा क्या है, जलवायु क्या है। या हम गृहिणी से बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम बता सकते हैं कि स्त्रियों बालकों की स्थिति को हम जान सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं कि उन्होंने शिक्षा कितनी ग्रहण करी हुई है, गांव में कितने विद्यालय हैं, अस्पताल हैं, नहर है, कैनाल है, या किस प्रकार का वो खान पान रखते हैं, क्या परंपराएं हैं उनकी, क्या संस्कृति है, रीति रिवाज क्या है, पहनावा क्या है, उनकी भाषा क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में हम परिचित हो सकते हैं। क्योंकि प्रसार कार्यकर्ता जब कोई किसी गांव के अंदर कार्य करता है तो इन सब के बारे में उसको जानना जरूरी होता है। अतः प्रसार कार्यकर्ता को उद्देश्य का निर्धारण में सहायता मिल जाती है, प्रोग्राम के निर्धारण में सहायता मिल जाती है, योजना बनाने में सहायता मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम घर, खेत, कार्यस्थल पर जा कर के भेंट कर सकते हैं। इसके लाभ यही है कि उनकी समस्याएं, आवश्यकताओं, उनके स्थानीय साधनों के बारे में पता चलता है, उनके ऊपर विश्वास कायम कर पाता है प्रसार कार्यकर्ता। और द्वितरफा संचार इसमें हो सकता है, क्योंकि हम जब 2-4 बार मिल लेते हैं तो व्यक्ति अपनी बात हमारे सामने रखने लगता है। इस तरह से जाकर के वो उनके लिए एक सुखद वातावरण क्रिएट या अनुकूल वातावरण अपने कार्य के लिए क्रिएट कर सकता है। सीमाएं हैं कि वही कि समय बहुत अधिक लग जाता है इसके अंदर, समय, ऊर्जा, श्रम, धन, सभी कुछ बहुत अधिक लग जाता है और कई बार हम सभी से संपर्क स्थापित नहीं कर सकते। उसके बाद आता है कार्यालय पर भेंट। इसके अंतर्गत जो है प्रसार कार्यकर्ता स्वयं नहीं जाता है शिक्षण पद्धति के लिए। कृषक, पशुपालक, गृहिणी, बेरोजगार युवक युवतियों को उनकी ज़रूरतमंद के अनुसार अब कार्यालय में जाकर भेंट वो लोग कर सकते हैं। जैसे किसी की इंडिविजुअल समस्या है तो वो ऑफिस में जा कर के प्रसार कार्यकर्ता के वहाँ पर भेंट उनसे हो सकती है। वहाँ पर जब वो भेंट करने जाते हैं तो वहाँ पे उसके लिए आसान हो जाता है। ग्रामीणों को बैठाने के लिए सुविधा होनी चाहिए, उसके रूम में एक अलग से कमरा होना चाहिए जहाँ पर अच्छा सूर्य प्रकाश हो, बैठने की व्यवस्था हो, श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ हों, शिक्षण सामग्रियाँ हों, उनको उनकी बताने के लिए चार्ट, पोस्टर, बुलेटिन्स, ब्लैक बोर्ड हो, या उनकी समस्याओं से संबंधित जो विशिष्ट सब्जेक्ट से संबंधित जो व्यक्ति है वो वहाँ पर उपलब्ध हो।
तो ये सब चीज़ें अगर होती हैं तो वहाँ पर कुछ अच्छे बीज हैं, अच्छी खाद है या फल सब्जी के प्रशिक्षण है, इन सब का भी आयोजन वो अपने कार्यालय स्तर पर कर सकता है। इसका लाभ यही होता है कि जब स्वयं ग्रामीण व्यक्ति चल कर के उसके कार्यालय पर आता है प्रसार कार्यकर्ता की, तो उसको और वो उसको अच्छे से अटेंड करता है, उसकी समस्याओं को सुनता है, उनका समाधान करता है, तो एक अच्छा विश्वास कार्यकर्ता के अंदर उस व्यक्ति का बन जाता है, लोगों का बनने लगता है और अच्छा दिल दिमाग के ऊपर अच्छा गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे कि वो अपना कार्य बेहतर ढंग से गांव के विकास के लिए कर पाता है। तो इस प्रकार से और जब सारी सुविधाएं आकर के उस व्यक्ति को वहाँ पर मिल जाती हैं तो वो और भी ज़्यादा प्रभावकारी हो जाता है। लेकिन सीमाएं भी हैं कुछ कि प्रसार कार्यकर्ता जब निर्धारित समय में कार्यालय में ज़रूरतमंद प्रेजेंट नहीं हो या विषय विशेषज्ञ को नहीं बुला कर रखे या रिसोर्सेज नहीं हो, जो अभी हमने बताए, चार्ट, पोस्टर, बुलेटिन, ब्लैक बोर्ड हो उसके लिए या समझाने के लिए कई चीज़ें हों, तो तब वो निराश हो सकता है। मतलब हमारा ये कहने का मतलब कि गांव का व्यक्ति जब चल कर के कार्यालय पर आ रहा है प्रसार कार्यकर्ता के, तो उसको पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड, संतुष्ट उसको करना चाहिए। उसके बाद आता है टेलीफोन संपर्क। जब इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से प्रसार कार्यकर्ता अपनी सूचनाओं की जो जानकारी है वो टेलीफोन पर व्यक्ति को देता है, तो इसमें एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति सोचता है कि मुझे पर्सनली उन्होंने कहा है, तो टेलीफोन से वो बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को अवगत करा सकते हैं, अपनी जो प्रसार कार्यकर्ता है अब जो आगे के कार्यक्रम है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकता है और समय और शक्ति की इसमें बचत होती है। अधिक लोगों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है और आजकल तो इंटरनेट और व्हाट्सएप का ज़माना है, तो टेलीफोन के द्वारा इंडिविजुअल मैसेज करके बात करके भी प्रसार कार्यकर्ता जो है वो लोगों से संपर्क स्थापित कर सकता है। इसमें अधिक समय और शक्ति की नहीं लगता है, उसकी बचत होती है। सीमाएं तो सभी चीज़ों की हैं। इसमें भी हो सकता है कि टेलीफोन ख़राब हो, टावर नहीं हो, नेट कनेक्शन नहीं आ रहा हो, बिजली की सुविधा नहीं हो, तो उस कंडीशन में ये इसकी सीमाएं हो जाती हैं। उसके बाद आता है व्यक्तिगत पत्र लिख करके। आजकल मेल का समय है या व्यक्तिगत रूप से भी एक लेटर लिख करके और संपर्क स्थापित किया जा सकता है, जिसमें उन्नत किसान अपनी समस्याओं को प्रसार कार्यकर्ता तक पहुंचा सकता है और प्रसार कार्यकर्ता उसका समाधान पत्र में लिख करके और किसान तक पहुंचा सकता है। ये चीज़ आजकल मोबाइल से भी हो सकती है। इसके लाभ यही है कि पत्र में लिख करके जब हम भेजते हैं तो कुछ संवेग आ जाते हैं, मनोभाव आ जाते हैं, समस्याओं का निवारण हो जाता है। जब समस्याओं का निवारण आता है तो बार बार में उसको पढ़ा जा सकता है और देखा जा सकता है और आत्मीय संबंध भी स्थापित हो जाता है और अधिक समय ऊर्जा व्यय नहीं होती है। हम एक ही लेटर को ड्राफ्ट करके हम कई किसानों को पर्सनली हम भेज सकते हैं। इससे पर्सनल रेपो बन जाता है। तो ये सब थे व्यक्तिगत संपर्क विधियाँ जो मैंने आपको बताई हैं। कल हम पढ़ेंगे समूह संपर्क विधियाँ। धन्यवाद।